Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is a recorded lecture on friend functions and friend classes. We have covered most of it in a previous lecture. We'll just conclude the discussion we have started previously. Friend functions पे हम just for the sake of continuity मैं रिवाइज करूंगा या रिकैप करेंगे जितनी बातें हमने लास्ट क्लास में की हैं. Then we'll carry on from there. ठीक है. सही वे इंट्रोड्यूस्ड फ्रेंड फंक्शंस के फ्रेंड फंक्शंस हैं क्या, किस किन किन तरीकों से फ्रेंड फंक्शंस डिक्लेयर एंड यूज किए जा सकते हैं, फ्रेंड फंक्शंस बनाने का फायदा क्या होगा. देन कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स रहते हैं जिनको फिर हम आज कवर कर लेंगे. ठीक है. So just to recap, friend functions are a functions which can access basically, which are non-member functions. ठीक है, non-member functions हैं लेकिन फिर भी वो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस कर सकते हैं किसी क्लास के. ठीक है ना. इफ अ क्लास डिसाइड्स टू डिक्लेयर सम फंक्शन एज अ फ्रेंड, ठीक है, वो फंक्शन विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट क्लास कैन स्टिल एक्सेस इट्स प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स. ठीक है. फ्रेंड फंक्शंस आप क्या कहते हैं, ग्लोबल स्टैंड अलोन फंक्शंस को एज अ फ्रेंड फंक्शन बना सकते हो. ठीक है. आप इंटायर क्लासेस को एक दूसरे के फ्रेंड्स डिक्लेयर कर सकते हो. एंड आप एक क्लास के एक मेंबर फंक्शन को किसी दूसरी क्लास में एज अ फ्रेंड डिफाइन या डिक्लेयर कर सकते हो. ठीक है. ये तीन चार तरीके हैं फ्रेंडशिप डिक्लेयर करने का. ठीक है ना. यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड इन सी प्लस प्लस. ठीक है. आप स्टैंड अलोन ग्लोबल फंक्शन एक बना के उसको किसी भी क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हो. ठीक है ना. फ्रेंडशिप डिक्लेरेशन मींस के भी दिस फंक्शन नाउ कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मेंबर्स ऑफ दैट क्लास. ठीक है. आप इंटायर क्लासेस को एक दूसरे के फ्रेंडशिप बना सकते हो. ठीक है. फ्रेंड्स डिक्लेयर कर सकते हो. इंटायर क्लासेस कैन बी वन इंटायर क्लास कैन बी अ फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास. ठीक है. एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है ना, किसी एक क्लास का एक मेंबर फंक्शन किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड हो सकता है. तो ये किस तरीके से ये डिक्लेयर करते हैं वी डिस्कस, लेकिन इसको फिर भी रिवाइज करते हुए फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है. तो बेसिक कंसेप्ट आइडिया इसके फ्रेंड फंक्शन basic idea is to bypass sort of to partially break that encapsulation rule, that data hiding rule in object oriented programming. ठीक है. They are not member functions of the class, yet they can access all private members of the class. ठीक है. जिनको फ्रेंड फंक्शन हम कहेंगे. ठीक है ना. ऐसा फंक्शन जो मेंबर फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है. ठीक है. फ्रेंडशिप डिक्लेयर करने के लिए यू नीड टू यूज द फ्रेंड कीवर्ड इन द प्रोटोटाइप ऑफ दैट फंक्शन फॉर द कंपाइलर टू नो कि ये एक फ्रेंड फंक्शन है. सही है. देन एक ऑब्वियस एक सवाल जहन में आता है कि क्या आर फ्रेंड फंक्शंस अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो अहम तरीन एक प्रिंसिपल है इनकेप्सुलेशन का. ठीक है. कि यू नीड टू हाइड द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है ना. एवरी क्लास नीड्स टू प्रैक्टिस encapsulation मींस कि दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. प्रोटेक्ट तो कैसे करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करेंगे प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जैसे. ठीक है ना. और उनका कंट्रोल्ड एक्सेस थ्रू गेटर्स एंड सेटर्स प्रोवाइड करेंगे. तो अगर हम फ्रेंड्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये वाली क्या कहते हैं, इस वाले रूल को एक सॉर्ट ऑफ आप वायलेट कर रहे हैं. ठीक है. तो इट इज यूजफुल इन प्लेसेस वेयर आपको क्या कहते हैं, इस पार्शियली इस रूल को अगर वायलेट करना हो किसी एक फंक्शन को किसी एक क्लास को जो मेंबर नहीं है, जो इनहेरिटेंस हायरार्की में रिलेटेड नहीं है उस क्लास से, किसी एक जगह आपको किसी भी वजह से, ठीक है ना, वो रीजंस हम डिस्कस कर लेंगे लेटर इन दिस लेक्चर, लेकिन किसी भी रीजन से आपको फॉर एग्जांपल किसी एक फंक्शन को किसी एक क्लास को अपने क्लास की डेटा हिडन डेटा का इंफॉर्मेशन बताना हो, एक्सेस देना हो. ठीक है. तो इसका इसका एक आसान तरीका है फ्रेंड आपको
उस रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आपको उस रूल को बाईपास करने का एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक ही फंक्शन को, एक नॉन मेंबर फंक्शन को इजाजत देनी हो किसी भी वजह से अपने हिडन डेटा को एक्सेस करने की, विदाउट फ्रेंड फंक्शन आपको वो उस क्लास के मेंबर्स पब्लिक डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पब्लिक डिक्लेयर, अगर आपको कहीं और उसकी एक्सेस देनी है, प्राइवेट रखोगे प्रोटेक्टेड रखोगे तो एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और मतलब ऑथराइज्ड एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करने, सेटर गेटर के थ्रू बात नहीं कर रहे, अनकंट्रोल्ड डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करना एक तरीके से। जिस तरह मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं उसी तरह की एक्सेस क्या कहते हैं प्रिविलेज आपको अगर देनी हो किसी क्लास को, किसी नॉन मेंबर फंक्शन को। ठीक है। ये हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में आपको जरूरत पड़ सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शंस आप क्या कहते हैं नॉन मेंबर क्या कहते हैं ग्लोबल फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो यू नीड टू प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स और प्राइवेट डेटा में। ठीक है ना। और भी परफॉर्मेंस रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एक्सेस देनी है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सेस देनी, सिर्फ एक फंक्शन को एक्सेस देनी है, अब आपके पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म अगर नहीं है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर नॉन मेंबर फंक्शन को मैं एक्सेस दे दूं, बाकी सब के लिए ये सेट ऑफ डेटा जो है प्राइवेट रहे या प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है। तो आपको मजबूरन लेट्स से कि पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा तो आप उस एक फंक्शन को एक्सेस दे ही रहे हो, उसके साथ सबको एक्सेस दे रहे हो, ओपन एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। तो विच लीड्स टू बैड प्रैक्टिस ना, कि आपको अननोन एरर्स आ सकते हैं, आपको मतलब इट्स नॉट अ गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस। ठीक है। आप पब्लिक ही डिक्लेयर कर दो, फिर आप इंटायरली ही उस इनकेप्सुलेशन को ब्रेक कर दो। कि उससे बेहतर ये है कि आप पार्शियली ब्रेक कर दो उस इनकेप्सुलेशन रूल को। आप डिक्लेयर कर दो जिस फंक्शन को आपको एक्सेस प्रिविलेज देना है, जिस नंबर नॉन मेंबर फंक्शन को, सिर्फ उसको फ्रेंड डिक्लेयर कर दो। फ्रेंड डिक्लेयर करने का मतलब ये होगा कि अब इसको एक्सेस मिल जाएगा, आपको अपने डेटा की एक्सेसिबिलिटी रूल चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, उसको प्राइवेट से पब्लिक रखने की, प्रोटेक्टेड से पब्लिक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इट्स अ वैलिड थॉट। ठीक है। एज समवन स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन आप शुरू से 6-7 हफ्तों में पढ़ते हुए आए हैं कि भी डेटा हाइडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एंड सडनली आप एक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं जो अनऑथराइज्ड डेटा क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस रूल को वायलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है ना। तो देयर नीड्स टू बी गुड रीजन फॉर दैट। ठीक है। और ये आपको क्या कहते हैं एक तरीके से अपने कुछ सर्टेन सिनेरियोज में अपने फंक्शन डेटा को कंप्लीटली पब्लिक रखने से भी बचा रहा है। आपको पर्टिकुलर सिर्फ एक दो जगह पे ये एक्सेस प्रिविलेज देना है। ठीक है। नॉन मेंबर्स को, नॉन मेंबर नॉट रिलेटेड क्लासेस को या नॉन मेंबर फंक्शंस को, तो आपको कंप्लीटली वो इनकैप्सुलेशन रूल ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पार्शियली सिर्फ एज फ्रेंड डिक्लेयर करोगे उस पर्टिकुलर फंक्शन को जिसको एक्सेस प्रिविलेज दें, तो आपका क्या कहते हैं वो इनकेप्सुलेशन रूल ओवरऑल इंटेक्ट इंटेक्ट रहेगा फॉर द एंटायर प्रोग्राम। सिर्फ उस एक फंक्शन को आपने एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज सॉर्ट ऑफ दे दी। ठीक है। तो पहला वो यहाँ पे 3-4 तरीके शुरू में डिस्कस किए थे कि आप स्टैंड अलोन या ग्लोबल फंक्शंस बना सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि आप किस तरीके से फ्रेंड फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हो। आप ग्लोबल फंक्शंस को फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ग्लोबल फंक्शंस को फ्रेंड कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? द सिंटेक्स इज कि आप जिस क्लास में किसी एक ग्लोबल फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर करना है, तो पहले आप उस क्लास में उस फंक्शन को फ्रेंड मेंशन करोगे। यू राइट अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होगा? यू यूज द फ्रेंड कीवर्ड एंड यू यूज द फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है। फ्रेंड कीवर्ड के बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन का प्रोटोटाइप आप मेंशन करोगे। प्रोटोटाइप और सिग्नेचर, आप जो भी टर्म यूज करना चाहते हो। ठीक है। प्रोटोटाइप क्यों अहम है? सिर्फ फंक्शन का नाम अगर आप लिखोगे तो वी हैव डिस्कस्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, तो एक नाम के मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं इफ अगर आपने फंक्शन ओवरलोडिंग की है अपने प्रोग्राम। तो सिंपली अगर नाम यूज करोगे तो इट कैन लीड टू एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन। ठीक है। बेहतर तरीका ये है कि आप क्या करें, बेहतर नहीं बल्कि ये क्या कहते हैं स्ट्रिक्टली इन्फोर्स तरीका यही है। अगर आप प्रोटोटाइप नहीं लिखोगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। ठीक है।
यू राइट फंक्शन, यू राइट फ्रेंड कीवर्ड के बाद आप उस फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखोगे जिस फंक्शन को आप इस क्लास का फ्रेंड बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है और उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अगर इस नाम का एक और फंक्शन, ओवरलोडेड फंक्शन होता भी तो इट यहाँ पे एम्बिग्विटी अराइज नहीं होता, क्योंकि उसके या तो आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं, या तो रिटर्न टाइप डिफरेंट होता है, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन कंपाइलर के पास आ जाता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक सिंटेक्स। आप एक किसी भी फंक्शन को किसी भी क्लास, किसी एक क्लास के अंदर किसी फंक्शन को एज अ फ्रेंड डिक्लेयर कर। अब यहाँ पे हम जिस फंक्शन को एज अ फ्रेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ये फंक्शन एक ग्लोबल फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, सेल्फ सस्टेन फंक्शन है। ये किसी क्लास का किसी दूसरी एंटिटी का मेंबर नहीं। ठीक है ना, ये ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। सही। अब दिस फंक्शन, ब्रो फंक्शन, इज नॉट अ मेंबर ऑफ मी क्लास। इस क्लास का वो मेंबर नहीं। ठीक है, सिंपली आपने सिर्फ ये डिक्लेयर किया हुआ है इस क्लास के अंदर कि दिस वुड बी अ फ्रेंड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मी इज डिक्लेयरिंग दिस क्लास वुड, दिस फंक्शन वुड बी अ फ्रेंड ऑफ माइन। दिस वुड बी अ फ्रेंड ऑफ माइन, इस सेंटेंस का, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब इस फंक्शन को प्रिविलेज हासिल है कि ये इन दो, इस केस में सिर्फ ये दो प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो इन दो प्राइवेट मेंबर्स को ये एक्सेस कर सकता है डायरेक्ट। अब ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन इट कैन स्टिल एक्सेस दीज टू प्राइवेट मेंबर्स। ठीक है, तो ये उस फंक्शन की डिफिनेशन है जिसको यहाँ पे आपने एज अ फ्रेंड डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, ये वो फंक्शन है जो आउटसाइड द क्लास डिफाइंड है, या ये आउटसाइड द क्लास एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, इसकी एग्जिस्टेंस इस क्लास पे क्या कहते हैं, रिलाई नहीं करता। ठीक है, लेकिन दिस फंक्शन, क्योंकि ये एक फ्रेंड फंक्शन है, तो वो इस फंक्शन की बॉडी में आप उस क्लास के, मी क्लास के किसी भी प्राइवेट मेंबर को, प्रोटेक्टेड मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करके चेंज भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेस नहीं, आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, डेटा अपडेट भी कर सकते हैं, डेटा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक आसान सा एग्जांपल है टू स्टार्ट विद फ्रेंड फंक्शंस। ठीक है, तो पहला फ्रेंड फंक्शन हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? एक ग्लोबल फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, एक ग्लोबल फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है आपके प्रोग्राम में, उसको आप उठा के किसी भी अपने क्लास का फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो। फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने का ये सिंटेक्स है। फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि अब ये फंक्शन इस क्लास के तमाम प्रोटेक्टेड प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आई डोंट थिंक इट गेट्स मच सिंपलर देन दिस। ठीक है, तो इस मेन में आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे हम किस किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मी क्लास। ठीक है, हम उसका लेट्स से सेटर कॉल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्रो फंक्शन कॉल किए और उसमें क्या कह रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को पास किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन का एक पैरामीटर है, एक ये शर्त नहीं है, यहाँ पे हमने इस क्या कहते हैं, इस प्रोग्राम के लिए रखा हुआ है। जरूरी नहीं कि हर फ्रेंड फंक्शन को पैरामीटर में, आर्गुमेंट्स में उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करना कराना हो। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट या ये आप क्लास फंक्शन की बॉडी के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते थे। ठीक है, सही है। तो इस फंक्शन को आप एक सिर्फ चीज नोट करें कि इसको कॉल करते वक्त हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई वो नहीं यूज कर रहे। ठीक है, हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं जिस तरह नॉर्मल फंक्शन को कॉल। ठीक है ना, तो क्योंकि ये नॉर्मली फंक्शन है ना, एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल फंक्शन है, तो हमने इसको डायरेक्टली कॉल कर लिया और उसने ये ऑब्जेक्ट पास कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना, क्योंकि ये मी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, मी क्लास इसका क्या कहते हैं, फ्रेंड क्लास है, तो ये उसके तमाम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये वही बात यहाँ अंग्रेजी में लिखी हुई है जो अभी हमने की है। ठीक है ना, कि प्रोटोटाइप और प्रिंट कीवर्ड आप यूज करोगे। और एक अच्छा, एक और बात के फ्रेंड फंक्शंस, जहाँ पे अब ये स्टेटमेंट जो आप डिक्लेयर कर रहे हो ना, इसकी प्लेसमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये इस पे कोई रूल नहीं है कि कहाँ पे होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो इट कैन बी एनीवेयर इन दिस क्लास।
ठीक है ना, ये इस क्लास की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं पे भी हो सकती है। इस स्टेटमेंट पे एक्सेस मॉडिफायर्स लागू नहीं होते। ठीक है ना, इन पे पब्लिक और प्रोटेक्टेड का असर नहीं होता। इस ऐसा मतलब इस पे लाजिम नहीं है कि आप इसको कहाँ पे लिख दो। जरूरी नहीं कि आप इसको पब्लिक के बाद ही लिख दो या यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर लिख दो। इसको अनटिल अनलेस कि वो इस क्लास का पार्ट है, इस क्लास के अंदर ही है, इस क्लास की बॉडी के बाहर नहीं है, तो आप इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो इस स्टेटमेंट को। ठीक है। मेंबर फंक्शंस को दूसरी, अब उस पर जा रहे हैं हम। ठीक है ना, मेंबर फंक्शंस को आप क्लासेस का फ्रेंड बना सकते हो। ठीक है, किसी और क्लास के, अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, ये जो फंक्शन था ये ग्लोबल फंक्शन था। ठीक है ना, आप किसी एक मेंबर फंक्शन को, किसी ऐसे फंक्शन को जो किसी क्लास का पार्ट है ऑलरेडी, उसको अब किसी दूसरे क्लास का, ठीक है, फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब ये फंक्शन जिस क्लास का पार्ट है, जिस क्लास का मेंबर है, उसके तो एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर ही कर सकता है। लेकिन अब जिसका जिसका फ्रेंड इसको आपने बनाया है, अब वो उस क्लास के भी प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के पास दो क्लासेस के प्राइवेट मेंबर्स का एक्सेस प्रिविलेज आ जाता है। ठीक है, एक वो जिसका मेंबर है, दूसरा वो जिसका फ्रेंड है। ठीक है, तो आप मेंबर फंक्शंस को एज फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है मी नाम का। इस क्लास में मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, जो इसके यहाँ पे देखो कोई प्रिंट वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन एक मेंबर फंक्शन है मी क्लास। इसकी डिफिनेशन यहाँ पे नहीं मौजूद है। आप डिफिनेशन यहीं पे लिख सकते थे, डिफिनेशन आप फंक्शन का बाहर लिख सकते हो। ठीक है, उस पर कोई अर्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि एक प्रिंट फंक्शन है, तो उसका हमने डिफिनेशन यहाँ पे नहीं डिफाइन किया हुआ है, अब बाहर डिफाइन। ठीक है, अब दिस मी क्लास इज टू एट्रीब्यूट्स विच आर प्राइवेट। वो दो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वॉलेट्स एंड मार्क्स। इसके दो फंक्शंस हैं इसके पास, एक ब्रो नाम से, एक सेट वॉलेट नाम से। दोनों पब्लिक हैं, और मतलब यह है कि इसके चार टोटल मेंबर्स हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो मेथड्स हैं या फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रो फंक्शन में माई फ्रेंड क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये डिक्लेरेशन यहाँ पे क्यों की हुई है, जस्ट क्या कहते हैं, माई फ्रेंड क्लास की डिक्लेरेशन, ये इस इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ठीक है ना, चूंकि हम यहाँ पे माई फ्रेंड कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, क्लास के नाम यूज कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए, और दिस क्लास अप टिल दिस पॉइंट वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो बाद में जाके आप डिफाइन करोगे। अगर इस तरह का सिचुएशन है कि यहाँ पे माई फ्रेंड फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, और आपको उसको यूज करना है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के लिए, आर्गुमेंट में पास करने के लिए, ये यहाँ कंपोजिशन वगैरह के लिए, किसी भी काम के लिए पहले यूज करना है, और अब उसकी डिफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का सहारा ले सकते। ठीक है, दिस विल सॉर्ट द कंफ्यूजन फॉर द कंपाइलर। ठीक है, वरना अगर ये आप मैं कमिट कर दूं, ये हटा दूं, तो कंपाइलर कहेगा कि माई फ्रेंड नाम से कोई एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की है, तो ये एरर कंपाइलर थ्रो नहीं करेगा। कंपाइलर नोज के भी ये माई फ्रेंड एक क्लास का नाम है, जिसकी डिफिनेशन यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन डिफिनेशन नीचे एग्जिस्ट है। ठीक है, डिफिनेशन से पहले डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का जब भी किसी भी क्लास का नाम आपको किसी भी यूज करना हो डिफिनेशन से पहले, तो यू कैन यूज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, जिस तरह यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई अच्छा, अब माई फ्रेंड के इसमें जाते हैं। ठीक है, दिस इज आवर माई फ्रेंड क्लास। ठीक है, ये हमारा इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर हुआ है। जो हमने अर्लियर सिंटेक्स पढ़ा था कि फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज फ्रेंड कीवर्ड एंड द फंक्शन प्रोटोटाइप, जिस फंक्शन को फ्रेंड बनाना है उसका प्रोटोटाइप। ठीक है, अब यहाँ पे माई फ्रेंड में इस फंक्शन को एज
फ्रेंड डिक्लेयर करना है इस ब्रो फंक्शन को, ठीक है ना। अब ये फंक्शन ऑलरेडी मेंबर है किसी क्लास का। किस क्लास का मेंबर है? मी क्लास का मेंबर है। तो मैं डायरेक्टली ये लिखने के बजाय, जिस तरह के हम पहले लिख रहे थे वहां पे, वॉइड ब्रो और ये आर्गुमेंट्स, ठीक है, एडिशनली सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास का एक मेंबर है, मी क्लास का एक मेंबर है। तो मी स्कोप रेजोल्यूशन एंड द फंक्शन का नाम एंड आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोटोटाइप है उस फंक्शन का जिसको हम फ्रेंड बनाना चाहते हैं इस क्लास के, ठीक है। ये फंक्शन इन रिटर्न ये ऑलरेडी एक मेंबर फंक्शन है इस केस में। अब मी क्लास का, किसी एक क्लास का, जो जिस क्लास का नाम यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में या इस सिचुएशन में मी है। यहाँ पे जो हमने डिक्लेरेशन की थी, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, वही काम कर रहे हैं, लेकिन इस केस में दिस फंक्शन इज, जिसका हम प्रोटोटाइप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, एक ग्लोबल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन ऑलरेडी एक फ्रेंड फंक्शन है, या सॉरी मेंबर फंक्शन है किसी एक क्लास का, जिस क्लास का नाम मी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कहते हैं, ऑलरेडी मेंबर फंक्शंस को किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना, ठीक है। अब ये ब्रो फंक्शन के पास इसकी अगर आप डिफिनेशन देखें, इसकी डिफिनेशन उसी क्लास में भी लिखी जा सकती थी, ठीक है ना। इट्स नॉट अ रूल, ठीक है, कि हमने यहाँ लिखा हुआ, इट्स अ चॉइस, ठीक है। आप वहां पे भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी बाहर लिखते हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो दिस फंक्शन नाउ कैन एक्सिस्ट प्राइवेट मेंबर्स ऑफ मी क्लास, क्योंकि उस क्लास का वो मेंबर है, एंड आल्सो कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ माय फ्रेंड क्लास, क्योंकि इस क्लास का वो फ्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज इसका देख लें, एक डिफरेंस यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। जब हम ब्रो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस बार हम प्रो फंक्शन को मी के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं, क्योंकि अब ये एक मेंबर फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन नहीं है, अनलाइक लास्ट टाइम, ठीक है ना। प्रीवियसली एक ग्लोबल फंक्शन था तो हमने डायरेक्टली कॉल किया था, लेकिन अब चूंकि ये एक मेंबर फंक्शन है एक क्लास का, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जाहिर सी बात है आप उसको यूज कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली कॉल नहीं कर सकते। सिर्फ ब्रो लिखूंगा तो द कंपाइलर डज नॉट नो कि ये फंक्शन क्या क्या लिखा हुआ है आपने, ठीक है। कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक मेंबर फंक्शन है ब्रो नाम का, इसको कॉल कर दो और इसको ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दो एज ए मेंबर वो। अब दिस फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ मी, कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि इसका ये फ्रेंड फंक्शन है, इसका ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है। मूविंग ऑन, ठीक है। आप एक फंक्शन को, अब ऐसा कोई शर्त नहीं है कि आप क्या कहते हैं एक फंक्शन को एट अ टाइम किसी एक क्लास का ही फ्रेंड बना सकते हैं। एक फंक्शन एट अ टाइम मल्टीपल क्लासेस का भी फ्रेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। यू कैन डिक्लेयर वन फंक्शन एज अ फ्रेंड टू मल्टीपल क्लासेस, ठीक है। कोई वो नहीं है, मतलब ये है कि आपको रिपीटेडली मल्टीपल क्लासेस में ही बताना है जा जाके कि ये यहाँ पे भी फ्रेंड है, यहाँ पे भी फ्रेंड है, ठीक है। सिंपल जो ये डिक्लेरेशन आपने एक क्लास में की है, एक डिक्लेरेशन आप दूसरी क्लास में भी कर सकते हो। तो ये दिस फंक्शन वुड बी अ फ्रेंड टू दिस एंड द थर्ड फंक्शन ऑल्सो, ठीक है, क्लास, सॉरी। सही है। तो आप मल्टीपल फ्रेंड का मतलब ये है कि वन फंक्शन कैन बी अ फ्रेंड टू मोर देन वन क्लासेस। दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ठीक है। वही एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इस बार हमारे पास वही क्लास है मी, ठीक है, वही दो एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसका एक फ्रेंड फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। मैंने फ्रेंड पहले लिख दिया तो अब समझ लाएं कि ये क्या कहते हैं, एक मेंबर फंक्शन अब नहीं रहा, ये एक फ्रेंड फंक्शन, ठीक है ना। विदाउट दिस फ्रेंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, तो इट्स अ मेंबर फंक्शन, ठीक है। इस क्लास का, मी क्लास का, एक वही फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का सिंटेक्स हम दोबारा यहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्गुमेंट इस क्लास इस फंक्शन के आर्गुमेंट्स में उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत है। तो वो क्लास अभी एग्जिस्ट नहीं करती, तो एग्जिस्ट नहीं करती तो ये हमें एरर थ्रो करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करके कंपाइलर को बता दिया है कि ये क्लास है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस मी क्लास के पास एक फंक्शन है जिसका नाम सुपर ब्रो है। इस फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स हैं, एक मी टाइप का और एक माई फ्रेंड टाइप। ठीक है, ये इसका प्रोटोटाइप है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि इससे पहले किसी क्लास का स्कोप रेजोल्यूशन वगैरह यूज करके हम किसी क्लास वगैरह का नाम नहीं लेकर, तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की नेचर क्या है, किस टाइप का फंक्शन। ये ग्लोबल फंक्शन है ना। इसको यहाँ पे प्रोटोटाइप में बताते वक्त मैंने ये नहीं बताया है कि ये किस क्लास का मेंबर है, किस क्लास से आएगा, जैसे यहाँ बताया हुआ। ठीक है, तो विच मीन्स कि ये एक ग्लोबल फंक्शन है। इस ग्लोबल फंक्शन को मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, एक फ्रेंड डिक्लेयर किया हुआ है म्यू क्लास में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस सुपर ब्रो फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ मी क्लास। अब ये मी क्लास का मेंबर नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बाहर का कोई फंक्शन है। ठीक है, इस क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन इस क्लास के वो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फ्रेंड बनाया हुआ है, मी क्लास ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि ये मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, इसी तरह वही फंक्शन को इस सेम प्रोग्राम में आपने माई फ्रेंड क्लास के अंदर भी फ्रेंड डिक्लेयर किया। तो दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल फ्रेंड। ठीक है, अ फंक्शन विच इज मल्टीपल फ्रेंड्स, उसके दो, एक से ज्यादा फ्रेंड है। कौन कौन फ्रेंड है? माई फ्रेंड भी इसके फंक्शन का फ्रेंड है और मी भी इस फंक्शन का फ्रेंड है। तो ये दो क्लासेस इसके फ्रेंड है। दो क्लासेस के फ्रेंड है, मतलब ये है कि दिस फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ मी क्लास एंड प्राइवेट मेंबर्स ऑफ माई फ्रेंड। इन दो क्लासेस के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स का एक्सेस, इसको एक्सेस प्रिविलेज आप दे रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, ये दोनों क्लास का मेंबर, किसी दोनों में से किसी एक क्लास का भी मेंबर नहीं। ये एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल फंक्शन है जिसको आपने ये प्रिविलेज दी हुई है कि आप इस क्लास के भी और इस क्लास के भी प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सही है। ये वो फंक्शन है जिसको हमने फ्रेंड डिक्लेयर किया होता है दो क्लासेस का। ये उस फंक्शन की अब क्या है, डिफिनेशन है। ठीक है, इस फंक्शन बॉडी के अंदर इस मी ऑब्जेक्ट के तमाम एट्रीब्यूट्स एक्सेस हो सकते हैं, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इन दिस माय फ्रेंड क्लास के ऑब्जेक्ट के भी तमाम एट्रीब्यूट्स एक्सेस हो सकते हैं इस बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एक फ्रेंड फंक्शन है। इट्स अ फ्रेंड टू बोथ ऑफ दिस क्लासेस, मी एंड माय फ्रेंड। ठीक है, अब इसका यूज आप देख लें कि डिफरेंस क्या है यहाँ पे। वही जो फर्स्ट टाइम हमने ग्लोबल वाला वो किया था, अब वो ग्लोबल फंक्शन एक क्लास का फ्रेंड था, मी का सिर्फ। ठीक है, अब ये सिर्फ फर्क ये है कि ये यहाँ पे दो क्लासेस का फ्रेंड। इसको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या वो हम यूज नहीं करें, क्योंकि ये किसी का मेंबर नहीं है। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। इट्स एन इंडिपेंडेंट ग्लोबल फंक्शन, तो ग्लोबल फंक्शन को हम इस तरह से डायरेक्टली डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन मूविंग ऑन, हम क्या कर सकते हैं। अभी तक हमने जितनी बात की है वो फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड की है, कि हम ग्लोबल फंक्शंस को फ्रेंड बना सकते हैं किसी क्लास के। ठीक है ना, एक ग्लोबल फंक्शन को मल्टीपल क्लासेस के फ्रेंड बना सकते हैं, एक ग्लोबल फंक्शन को सिर्फ एक क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं। ठीक है, एक मेंबर फंक्शन को किसी ऑलरेडी किसी क्लास का वो मेंबर है उसको किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं। तो हम ये तमाम बातें फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन रिलेटेड कर रहे थे। देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ फ्रेंड क्लासेस, आप क्लासेस को फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, इंटायर क्लासेस को यू कैन डिक्लेयर इंटायर क्लासेस एज फ्रेंड। ये काम आप किस तरह कर सकते हो, वही सिंटेक्स है, फ्रेंड कीवर्ड यूज करोगे। अब इस वक्त आप क्या करोगे, इस बार आप क्लास का नाम बताओगे, क्लास कीवर्ड इन क्लास का नाम। ठीक है, क्लास कीवर्ड इन क्लास का नाम, और उसको प्रीसीड करोगे, उससे पहले लिखोगे फ्रेंड, कि ये क्लास अब फ्रेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं इस क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट आप कहाँ लिखोगे, जिस क्लास के अंदर आपको फ्रेंड डिक्लेयर करना है। ठीक है, लाइक यहाँ पे। ठीक है,
आपके पास एक क्लास ए है। क्लास ए की बॉडी में आप देख सकते हैं कि फ्रेंड क्लास बी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि क्लास बी इज नाउ अ फ्रेंड ऑफ क्लास ए। क्लास बी क्लास ए का एक फ्रेंड है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? इस बात का ये मतलब है कि क्लास बी के जितने भी मेंबर फंक्शन हैं वो ऑटोमेटिकली सारे फ्रेंड फंक्शन बन जाएंगे ए क्लास के। फ्रेंड फंक्शन बनने का मतलब ये है कि फ्रेंड क्लास बी के जितने भी मेंबर फंक्शन हैं वो एक्सेस कर सकते हैं क्लास ए के तमाम प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स को। उनको ये एक्सेस प्रिविलेज मिल जाती है। ठीक है। तो आप ये काम एक एक करके भी कर सकते थे कि क्लास बी का एक फंक्शन उठाओ और फ्रेंड डिक्लेयर कर दो क्लास ए में, फिर दूसरा फंक्शन उठाओ, फ्रेंड डिक्लेयर कर दो ए में। लेकिन अगर क्लास बी में दो हैं, चार हैं, 10 फंक्शन हैं, तो आप एक एक करके, ठीक है, इट्स अ टायरसम प्रोसेस। ठीक है। तो आप उसको सिंपली ये कर सकते हो कि उस क्लास को इंटायरली डिक्लेयर कर सकते हो एज अ फ्रेंड। क्लास ए सिर्फ इतना कहेगा कि क्लास बी इज अ फ्रेंड। वो कैसे कहेगा? इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए, फ्रेंड क्लास बी। ये कहाँ लिखा हुआ है? क्लास ए के ए में लिखा हुआ है। क्लास ए में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि क्लास बी फ्रेंड है क्लास ए का। क्लास बी फ्रेंड है क्लास ए का मतलब यह है कि क्लास बी कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ क्लास ए। अब क्लास बी इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। क्लास बी भी डायरेक्टली नहीं कर रहा, क्लास बी के फंक्शंस बेसिकली। इसका मतलब सिंपली ये है कि क्लास बी के मेंबर फंक्शंस, तमाम मेंबर फंक्शंस क्लास ए के फ्रेंड हैं। मतलब क्लास ए के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटायर क्लासेस को भी फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है। अभी फिलहाल हमने क्लास बी को क्लास ए का फ्रेंड बनाया हुआ है। ठीक है। तो वही बात कि व्हेन अ क्लास इज मेड अ फ्रेंड क्लास, ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास बिकम्स फ्रेंड फंक्शंस। ठीक है। अब जो एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस किए है उसमें क्लास बी के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली क्लास ए के फ्रेंड फंक्शंस बन जाएंगे। और फ्रेंड फंक्शंस क्या होती हैं ये बात हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, ये करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अब कोई भी मेंबर फंक्शन क्लास बी का क्लास ए के किसी भी प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मेंबर डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू वाइस वर्सा। ठीक है। ये दूसरी डायरेक्शन में ये बात सही सच नहीं है। ठीक है। ये एक अहम जो है डिफरेंशिएशन है कि जब आप डिक्लेयर करते हो फ्रेंड फ्रेंड क्लासेस, तो एट अ टाइम आप एक क्लास के अंदर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखते हो इस तरीके की। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि क्लास बी फ्रेंड है क्लास ए का। क्लास बी फ्रेंड है क्लास ए का मतलब क्लास बी के तमाम फंक्शंस उस क्लास ए के क्या हैं? फ्रेंड है। क्लास बी के तमाम फंक्शंस क्लास ए के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें दूसरी डायरेक्शन में सही नहीं है। इस बात का ये मतलब ऑटोमेटिकली नहीं बनता कि ए क्लास भी बी का फ्रेंड है और ए के भी मेंबर फंक्शन बी के फ्रेंड हैं, ए के भी फंक्शन बी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज ओनली ट्रू इन वन डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन किस तरह आप वो करोगे कि किस डायरेक्शन में ट्रू है? जिस क्लास में ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मौजूद है। क्लास ए ने कहा है कि क्लास बी मेरा फ्रेंड है, तो क्लास बी फ्रेंड रहेगा क्लास ए। क्लास बी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। क्लास बी ने ऐसा नहीं कहा है कि क्लास ए मेरा फ्रेंड है। ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन क्लास ए ने की है। किसके लिए की है? क्लास बी के लिए की है। ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ दिस फ्रेंडशिप इज कि क्लास बी इज अ फ्रेंड ऑफ क्लास ए। क्लास बी's members are friend functions of class A, and class B's member functions can access data, private and protected data of A. ठीक है। It's not true in the other direction. It's only true in in this one direction जो मैंने अभी बताई। ठीक है। I hope it makes sense. जिस तरीके seeing an example, इसको हमने ऊपर यहाँ पे वन साइडेड रिलेशनशिप कहा है। अभी बताऊंगा क्यों कहा है। अभी जो जितनी हमने तकरीर की है वन, इसका मतलब यही था ना कि फ्रेंडशिप्स आर वन साइडेड बाय डिफॉल्ट। ठीक है। कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल कि हमारे पास वही क्लास है
ठीक है, इस क्लास मी क्लास है, इस क्लास के अंदर यहाँ पे हमने एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फ्रेंडशिप डिक्लेरेशन। उस इस फ्रेंडशिप डिक्लेरेशन, अब ये फंक्शन को हमने फ्रेंड नहीं बनाया है इस केस में, हमने कहा है कि फ्रेंड क्लास माय फ्रेंड। अब इस बात का क्या मतलब, दिस स्टेटमेंट मीन्स कि माय फ्रेंड क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ मी क्लास। ठीक है ना, ये क्लास, अब इस क्लास का क्या है, एक सॉरी फ्रेंड है, ये क्लास इंटायरली इसका फ्रेंड है। इसका मतलब ये कि माय फ्रेंड के पास अब जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फ्रेंड फंक्शन हो जाएंगे मी के। अब इसके पास जितनी भी मेथड्स मौजूद हैं, इसके तमाम मेथड्स इस इन दो एट्रीब्यूट्स को जो यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर है, इनको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। माय फ्रेंड के पास जितने भी फंक्शंस, अब वो सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली मी क्लास के फ्रेंड फंक्शन है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन दो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को, इनके अलावा भी होते हैं तो उन सबको क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते। ठीक है, लेकिन दिस फ्रेंडशिप इज वन साइडेड। दिस फ्रेंडशिप इज वन साइडेड मीन्स कि मी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड ऑटोमेटिकली। इस स्टेटमेंट का बाय डिफॉल्ट ये मतलब नहीं होता कि, ठीक है, माय फ्रेंड भी ये क्लास भी क्या कहते हैं, फ्रेंड फ्रेंड है मी क्लास का, और इन अदर वर्ड्स मी भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंड हो जाएगा माय फ्रेंड का। ठीक है, द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ओनली माय फ्रेंड इज अ फ्रेंड ऑफ मी। दिस फ्रेंडशिप इज वन साइडेड ओनली। वन साइडेड ओनली मीन कि मी क्लास का कोई भी फंक्शन माई फ्रेंड का फ्रेंड फंक्शन नहीं बन जाएगा इस स्टेटमेंट के बाद। इस क्लास के किसी भी फंक्शन के पास इस माई फ्रेंड क्लास के सेट क्या कहते हैं, प्राइवेट डेटा का एक्सेस नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करेगा, सिर्फ माई फ्रेंड के फंक्शंस को एक्सेस प्रोवाइड कर देगा मी क्लास के डेटा का। सही है, तो इसीलिए हम इसको एक वन साइडेड रिलेशनशिप कहते हैं। माई फ्रेंड के पास अब ये दो अपने प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, चूंकि माई फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है मी का, और माई फ्रेंड ने कहीं नहीं कहा है कि मी मेरा फ्रेंड है, तो दिस क्लास कैनॉट एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ माई फ्रेंड क्लास। यहाँ पे इन इन दो मेथड्स को इस क्लास के किसी भी डेटा का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ये फ्रेंडशिप काम करेगा, वो डायरेक्शन क्या है कि माई फ्रेंड कैन एक्सेस। अब माई फ्रेंड के पास यहाँ पे देखो दो वो है, फंक्शन है। अब ये दोनों फंक्शंस इन दो डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, मी डॉट वॉलेट कर सकते हैं, मी डॉट मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट डेटा है, एक्सेस नहीं हो जानी चाहिए, लेकिन आपने खुद डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे क्लास ने कि ये फ्रेंड क्लास है, तो ये प्रिविलेज वो ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो कुछ अहम रूल्स हैं यू नीड टू कीप इन माइंड के फ्रेंड क्लासेस से रिलेटेड। फ्रेंडशिप, पहला रूल ये है, या पहला कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रेंडशिप इज ग्रांटेड नॉट टेकन। इस बात का क्या मतलब है कि फ्रेंडशिप डिक्लेयर की जा सकती है, कोई एक क्लास खुद से किसी दूसरी क्लास को फ्रेंड अज्यूम या फ्रेंड इन्फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, फ्रेंडशिप सिर्फ ग्रांट की जा सकती है, सिर्फ क्लास खुद बता सकता है कि कौन मेरा फ्रेंड बनेगा। कोई दूसरा क्लास किसी दूसरी तीसरी तरीके से अपनी फ्रेंडशिप इन्फोर्स नहीं कर सकता किसी पे। ठीक है, अब माई फ्रेंड चाहता है कि मैं मी क्लास का फ्रेंड बन जाऊं और उसके तमाम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर लूं, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब मी क्लास खुद क्या कहते हैं, डिक्लेयर नहीं करेगा माई फ्रेंड को एज। माई फ्रेंड के पास कोई तीसरा दूसरा कोई और तरीका नहीं है इस फ्रेंडशिप को रियलिटी बनाने का। ठीक है, ओनली दैट क्लास itself कैन डिक्लेयर सर्टेन क्लास के कौन मेरा फ्रेंड बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, जब तक कि क्लास खुद नहीं ग्रांट करेगा, कोई और तरीका नहीं है सी प्लस प्लस में फ्रेंडशिप रियलाइज करने का। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। ठीक है, दूसरी बात यह है कि फ्रेंडशिप इज नॉट म्यूचुअल अनलेस एक्सप्लिसिटली, बेसिकली उसी बात को दूसरी तरीके से बता रहा है कि फ्रेंडशिप्स म्यूचुअल नहीं होती। ठीक है, फ्रेंडशिप्स आर बाय डिफॉल्ट वन साइडेड। ठीक है, मतलब यह है कि एक क्लास में अगर मैंने फ्रेंडशिप डिक्लेयर कर ली है, तो अब इसका बाय डिफॉल्ट मतलब ये नहीं होता कि मी
माई फ्रेंड इज अ फ्रेंड ऑफ मी एंड मी इज अ फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड, ऐसा नहीं है। दिस स्टेटमेंट ओनली मीन्स कि माई फ्रेंड इज अ फ्रेंड ऑफ मी, दिस क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ दिस। ठीक है। दूसरी डायरेक्शन में ये सच बनाने के लिए एक्सप्लिसिटली उस क्लास के अंदर जाके ये वाली स्टेटमेंट लिख पड़ेगी। ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, फ्रेंडशिप म्यूचुअल नहीं है। इस फ्रेंडशिप को म्यूचुअल बनाने के लिए आपको यहाँ पे भी एक इस तरीके का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कि फ्रेंड क्लास मी, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड क्लास मी। अब माय फ्रेंड अगर डिक्लेयर करेगा फ्रेंड क्लास मी यहाँ पे कहीं पे भी, देन जो है ओनली ये ये फ्रेंडशिप जो है म्यूचुअल बन जाएगा। तो माय फ्रेंड ने भी कहा है कि मी मेरा एक फ्रेंड है, तो मी वुड बी अ फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड एंड माय फ्रेंड वुड बी अ फ्रेंड ऑफ मी। ठीक है। अगर सिर्फ एक क्लास में मेंशन्ड है तो बाय डिफॉल्ट ये फ्रेंडशिप एक डायरेक्शन में है, और किस डायरेक्शन में है, जिस क्लास ने डिक्लेयर किया हो। आपके ओनली माय फ्रेंड इज अ फ्रेंड ऑफ मी, माय फ्रेंड कैन एक्सेस दिस क्लासेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स। ठीक है। इट्स नॉट ट्रू इन द अदर डायरेक्शन। आखिरी बात के फ्रेंडशिप, आखिर नहीं है, खैर सेकेंड, इनहेरिटेंस रिलेटेड भी एक रूल है। लेकिन फ्रेंडशिप इज नॉट ट्रांजिटिव। फ्रेंडशिप इज नॉट ट्रांजिटिव मींस के अगर ए क्लास का एक फ्रेंड है बी, और बी क्लास का फर्दर एक फ्रेंड है सी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्प्लाई नहीं होता कि अब क्या कहते हैं ए और सी भी फ्रेंड है। ठीक है। तो फ्रेंडशिप इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा नहीं है कि आपके पास किस तरह की हायरार्की एग्जिस्ट करती है कि क्लास ए वो फ्रेंड है किसी क्लास बी का, और बी फ्रेंड है किसी क्लास सी का। तो द कंपाइलर डज नॉट अज्यूम कि सी और ए के आपस में फ्रेंड है, अनटिल अनलेस कि सी और ए खुद डिक्लेयर नहीं करते किसी एक दूसरे को फ्रेंड। ठीक है। तो फ्रेंडशिप्स इस तरह से इम्प्लाई नहीं होती, इस तरह से ट्रांसक्राइब नहीं होते बेसिकली। ठीक है। द अदर थिंग इज फ्रेंडशिप इज नॉट इनहेरिटेड। दिस इज द लास्ट पॉइंट कि फ्रेंडशिप इज नॉट इनहेरिटेड। एक क्लास है, बेस क्लास, लेट्स से कि हम उसको बेस क्लास कहते हैं। उस बेस क्लास का एक फ्रेंड है एक्स। ठीक है। अब उस बेस क्लास ने आपसे आपने एक ड्राइव क्लास बना दी। उस बेस क्लास को यूज करते हुए, इनहेरिट करते हुए आपने एक ड्राइव क्लास बना दी। अब दे वो एक्स जो है उस ड्राइव क्लास का फ्रेंड नहीं बनेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। फ्रेंडशिप इनहेरिट नहीं हो जाती। ठीक है। इनहेरिटेंस का जो कोर रूल है वो, ठीक है, अप्लाई हो जाएगा। फ्रेंडशिप साथ ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है। प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स इनहेरिटेड ड्राइव क्लास को मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंडशिप नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर एक बेस क्लास का एक फ्रेंड है एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स है वाई है, जो भी आप उसको नाम दें। ठीक है। उस क्लास को यूज करते हुए आपने एक क्लास इनहेरिट कर ली। जैसे हम उस इनहेरिटेड क्लास को डी कह देते हैं। ठीक है। अब एक्स एंड डी फ्रेंड ऑटोमेटिकली नहीं बनते, क्योंकि डी इनहेरिट हुआ है ए से बी से। ठीक है। तो फ्रेंडशिप इज नॉट इनहेरिटेड। फ्रेंड, तीन चार रूल हमने क्या बात की है कि फ्रेंडशिप इज ग्रांटेड नॉट टेकन। ठीक है। फ्रेंडशिप इज नॉट म्यूचुअल बाय डिफॉल्ट। फ्रेंडशिप इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। इन फ्रेंडशिप और आर नॉट इनहेरिटेड। ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंडशिप्स आप खुद बना सकते हैं। ठीक है। किस तरह बना सकते हैं? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ म्यूचुअल फ्रेंडशिप। कि एक क्लास है, इसने कहा है कि माय फ्रेंड वुड बी अ फ्रेंड ऑफ माइन। उसने माय फ्रेंड क्लास को डिक्लेयर किया हुआ एज अ फ्रेंड। ठीक है। अब इसके पास दो फंक्शन हैं, फिलहाल इस फंक्शन को इग्नोर करें। ठीक है। अब इतनी बात समझ लें कि क्या कहते हैं, माय फ्रेंड इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड ऑफ मी क्लास। ठीक है। फ्रेंडशिप के जो रूल हैं दोबारा मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो तमाम अप्लाई हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। देन अगेन आपने यहाँ पे ये भी किया हुआ है कि माय फ्रेंड क्लास में देखो ये स्टेटमेंट मौजूद है कि फ्रेंड क्लास में, अब माय फ्रेंड इज डिक्लेयर्ड मी एज अ फ्रेंड एंड मी इज डिक्लेयर्ड माय फ्रेंड एज अ फ्रेंड। ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ म्यूचुअल फ्रेंडशिप। ठीक है। लेकिन ये म्यूचुअल फ्रेंडशिप एक्सप्लिसिटली जाके डिक्लेयर्ड है। अगर यहाँ पे किसी भी एक क्लास से ये वाला स्टेटमेंट आप हटा दें तो दिस फ्रेंडशिप वुड बिकम वन साइडेड। ठीक है।
तो किसी एक डिक्लेरेशन से म्यूचुअल फ्रेंडशिप अज्यूम नहीं होती। आपको दोनों डायरेक्शन में ये डिक्लेरेशन एक्सप्लिसिटली जाके लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब वही रूल है, मुझे नहीं लगता कि रिपीट करने की जरूरत है कि माय फ्रेंड कैन एक्सेस मी फ्रेंड्स मी क्लासेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स, इसके जितने भी फंक्शंस हैं, इस क्लास मी क्लास के पास जितने भी फंक्शंस हैं वो सब फ्रेंड फंक्शन बन जाएंगे माय फ्रेंड के। अब ये तमाम फंक्शंस माय फ्रेंड के इन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इस फंक्शन ने खुद यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि मी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है। इसी तरह इस माई फ्रेंड फंक्शन के क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब फ्रेंड फंक्शन बन जाएंगे मी क्लास के, और उनके तमाम प्राइवेट डेटा में मेंबर्स को, इस केस में ये दो हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मी फ्रेंड इटसेल्फ सेइंग के माई फ्रेंड इज अ फ्रेंड। ठीक है। ठीक है। तो ये तकरीबन तमाम बातें हैं फ्रेंडशिप से रिलेटेड। फ्रेंड फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिया है, फ्रेंड क्लासेस हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ बुनियादी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की बात की है, और शुरू में ये भी डिटेल में बात की है कि क्या कहते हैं, ये जो स्लाइड में बात हो रही है, ठीक है, कि फ्रेंडशिप डिक्लेरेशन इज अ वे, इज अ मैकेनिज्म टू पार्शियली ब्रेक द इनकैप्सुलेशन रूल इफ नीडेड। ठीक है। ये आप क्या कह सकते हैं, कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल एक शेयर्ड फंक्शन है, एक ग्लोबल फंक्शन है जिसकी जरूरत एक से ज्यादा क्लासेस को है। ठीक है। तो आप किस तरीके से उस क्या कहते हैं फंक्शन को, उस शेयर्ड फंक्शन को उन तमाम क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड करो, जिसकी क्या कहते हैं, जिसका वो, जिसको उसकी जरूरत है, जिनको उसकी जरूरत है। ठीक है। आइदर आप ये कर लो कि अ, एक सिनेरियो दोबारा वो कर लेते हैं कि एक फंक्शन है जो, जिसको हम कह रहे हैं एक शेयर्ड फंक्शन है, कि ऐसा फंक्शन है जिसकी जरूरत है एक्स वाई जी तीन क्लासेस को। ठीक है। अब उस फंक्शन की जरूरत अगर तीन क्लासेस को है, तो उस फंक्शन को, इन तीन क्लासेस को उस फंक्शन को अपना डेटा डेटा की एक एक्सेस प्रिविलेज देनी पड़ेगी, ये देनी है। ठीक है। अब ये देने के कितने तरीके हैं। अब ये एक मेंबर फंक्शन की बात हम नहीं कर रहे, एक ग्लोबल फंक्शन है। अब जिसकी जरूरत लेट्स से कि तीन, एक शेयर्ड फंक्शन है जिसकी जरूरत तीन क्लासेस को, दो क्लासेस को, एक से ज्यादा क्लासेस को। ठीक है। आप नंबर कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। अब तरीका यह है कि आप क्या कर लो, इन तमाम क्लासेस में एक तरीका यह है कि पब्लिक रख लो तमाम डेटा। अब डेटा तमाम पब्लिक रखोगे तो आप कंप्लीटली ब्रेक कर रहे हो इनकैप्सुलेशन रूल को। अब उस फंक्शन को जो शेयर्ड है उसको भी एक्सेस दे रहे हो, उसके साथ साथ पूरे प्रोग्राम को सबको एक्सेस दे रहे हो, तो ये तो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप इस तरीके से अपने क्या कहते हैं डेटा को पब्लिक ही रख दो। ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीका सेटर गेटर्स है ना, एक्सेस प्रोवाइड करने का तरीका सेटर गेटर्स है। सेटर गेटर डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे रहे, तो सही है, अच्छी बात है, आप क्या कहते हैं सेटर गेटर्स के थ्रू उस फंक्शन को एक्सेस दे सकते हो, लेकिन इट कैन बिकम अ परफॉर्मेंस ओवरहेड। ठीक है। तो वो उस फंक्शन को जब भी किसी डेटा को किसी क्लास के एक्सेस करना हो, ठीक है, क्योंकि एक शेयर्ड वो है, फंक्शन है। ठीक है। तो वो बार बार उस सेटर को कॉल करेगा, गेटर को कॉल करेगा। सेटर गेटर आपको पता है फंक्शंस हैं, फंक्शन स्टैक में जाते हैं, स्टैक के थ्रू फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन कॉलिंग इज एन ओवरहेड है ना, अगर वो बार बार हो रहा है। ठीक है। तो वो आपकी परफॉर्मेंस सफर करेगी उस वजह से। ठीक है। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस वाइज एक रिकमेंडेड तरीका नहीं। ठीक है। पहला तरीका पब्लिक रखना सिक्योरिटी वाइज एक अच्छा तरीका नहीं। ठीक है। अगर आप पब्लिक ही रख दोगे फिर पूरी, उसका फायदा ही क्या है इनकैप्सुलेशन रूल का, पूरी प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है। तो एक तीसरा तरीका ये है कि आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कर लो, फ्रेंड डिक्लेयर कर दो तीनों क्लासेस में। एक फ्रेंड बता दो, तीनों क्लासेस में फ्रेंड डिक्लेयर कर दो उस फंक्शन को। जब आप एक्स और जी और वाई क्लासेस में, जो तीन क्लासेस हैं जिनको जरूरत है उस फंक्शन की, उसमें फ्रेंड डिक्लेयर कर दोगे इस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो वो मसला ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कि आप उस फंक्शन को एक्सेस मौजूद हो गया, ठीक है ना, उसको
अब उसको क्या कहते हैं, डेटा एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए सेटर्स एंड गेटर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तो परफॉर्मेंस ओवरहेड से आप बच जाओगे। ठीक है। और दूसरा ये क्या है, क्या कहते हैं, आपने आपको अपने डेटा पब्लिक रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आपने सिर्फ एक ही फंक्शन को बताया है कि आप मेरे फ्रेंड हैं, आपको एक्सेस मिल गया है, बाकी तमाम उसके लिए आपका जो इनकेप्सुलेशन रूल है वो इंटेक्ट रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। बाकी कई बार आप क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये इस तरह के शेयर्ड फंक्शंस का एक प्राइमरी एग्जांपल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। आप एक प्लस फंक्शन ओवरलोड कर देते, अब उस प्लस फंक्शन प्लस की फॉर एग्जांपल ऑपरेटर को ओवरलोड कर देते, अब वो उसको मल्टीपल ऑपरेंड्स पे काम करना है, मल्टीपल क्लासेस के लिए आप आपने फॉर एग्जांपल उसको शेयर करना है। ठीक है, तो आप उसको ग्लोबली डिफाइन कर लो और एज अ फ्रेंड वो डिक्लेयर कर दो। ठीक है। एज अ फ्रेंड डिक्लेयर नहीं करोगे तो अभी फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं, ठीक है ना, एक दो एग्जांपल ऑपरेटर ओवरलोड से रिलेटेड। ठीक है ना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की केस में आप क्या कहते हैं, फ्रेंड फंक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है। बाकी ओवरलोडेड फ्रेंड फंक्शंस आप बना सकते हो। ठीक है। जो फंक्शन ओवरलोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप वो फ्रेंड फ्रेंड फंक्शंस पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो हमने एक दो वीक पहले ऑपरेट फंक्शन ओवरलोडिंग पे बात की है, उस रूल को भी आप क्या कह सकते हैं, यूज कर सकते हो फॉर योर फ्रेंड फंक्शंस। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने एड फाइव जैसे एक नाम के दो फंक्शन है, दोनों को इस क्लास में ओवरलोड कर दिया। ठीक है। अब दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं, तो आई वुड नीड, मुझे नहीं लगता कि ओवरलोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा बताने की जरूरत है। ठीक है ना, वही कि आपने क्या कहते हैं, एक ये एक ओवरलोडेड फंक्शन है, तो कंपाइलर कैन डिफरेंशिएट के यहाँ पे जो एड फाइव है, इसका एक ही आर्गुमेंट है डिस्टेंस टाइप का, इसके दो आर्गुमेंट्स हैं, एक डिस्टेंस टाइप का, एक इंटीजर टाइप का। जब मैं एड फाइव कॉल करूंगा, ठीक है, अगर मैं एक डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट और एक इंटीजर पास करूंगा तो इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, अगर सिर्फ एक डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है। द डिफरेंशिएशन इज क्लियर। ठीक है। यहाँ पे एम्बिग्विटी रेज नहीं होगी, कंपाइलर नोस के किस को, जो अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है कि किस कॉल को किस फंक्शन डिफिनेशन के साथ बाइंड करना। ठीक है। तो आप इस तरह से ओवरलोडेड अगर फंक्शन आपके उसमें मौजूद है, ग्लोबल हो चाहे वो किसी क्लास के मेंबर हों, उनको भी इस तरीके से फ्रेंड फंक्शंस बना सकते हो किसी क्लास। ठीक है, वही बेसिक वही फ्रेंडशिप के रूल हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो एड फाइव कॉल हुआ है, ठीक है, ये इस फंक्शन को वो करेगा। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन डिफिनेशन है, एक वो कॉल है, ये वाला जो एड फाइव है, ये इसको कॉल करेगा और ये काम हो जाएगा। ऑपरेटर फंक्शंस को आप क्या कह सकते हैं, अब आखिरी बात कर रहे हैं इस सिलसिले में, कि ऑपरेटर फंक्शंस और ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शंस को आप क्या कह सकते हैं, ग्लोबल भी बना सकते हो और मेंबर्स भी बना सकते हो। जो लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का था, जो कंप्लीट लेक्चर डिस्कस किया था हमने, एज मेंबर फंक्शन ही रखे थे। ठीक है ना, और जो ओवरलोडेड फंक्शन थे हमने प्लस ओवरलोड करके देख लिया था, माइनस ओवरलोड करके देख लिया था, प्लस प्लस ओवरलोड करके देख लिया। ठीक है ना, दो तीन और ऑपरेटर्स ओवरलोड करके देख लिए थे, और तमाम वो रूल्स देख लिए थे, वो सिंटेक्स देख लिया था, और लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स देख लिए थे जो ओवरलोड हो सकते हैं, वो लिस्ट देख ली थी जो ओवरलोड नहीं हो सकते। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, वो जो ओवरलोड फंक्शन है, उसको क्लास किसी क्लास के अंदर बना सकते हो जिसको हम मेंबर फंक्शन कहेंगे। ठीक है। ये ग्लोबली बाहर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, ये दो तरीके हैं। तो हम थोड़ा एक दो सेंटेंस देखते हैं कि ग्लोबली किस तरह आप वो कर सकते हो। नॉन मेंबर फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो आप किसी भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को। परफॉर्मेंस वाइज जो है, जब अगर आप फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल बना रहे हो ना, तो अगर आप उसको नॉन फ्रेंड बनाओगे ना,
तो द परफॉर्मेंस विल सफर, ठीक है ना। अगर आप एक ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन किसी भी वजह से आप ग्लोबल बना रहे हो, किसी क्लास का मेंबर नहीं बना रहे हो, अगर मेंबर बना रहे हो तो उस हद तक ठीक है, ठीक है। अगर आप एक क्या कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो ग्लोबल अगर डिक्लेयर करने का मतलब है कि वो किसी क्लास का मेंबर नहीं है। जब आप उस ऑब्जेक्ट के डेटा पे उसको काम करना होगा, तो उस डेटा को एक्सेस कैसे करेगा? डेटा को फिर एक्सेस करने के लिए उसको सेटर्स एंड गेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा। सेटर्स एंड गेटर्स का सहारा लेने का आपको नुकसान अभी हमने डिस्कस कर लिया कि परफॉर्मेंस रिलेटेड फिर इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मसला भी हल कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हैं, उस ग्लोबल ओवरलोडेड फंक्शन को आप जिस क्लास का फ्रेंड बना दोगे, उस क्लास के वो डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। तो उसको फ्रेंडशिप क्या कहते हैं सेटर्स एंड गेटर्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, फंक्शन कॉल का ओवरहेड नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड हमने रूल्स एंड क्राइटेरिया की तमाम बात की है। कुछ ग्लोबल उसके लिए थोड़ी चीजें चेंज होंगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपने हमने वो कर लिया था कि अगर आप बाइनरी और ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हो, तो बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए जब अगर आप एक मेंबर फंक्शन उसको एज अ मेंबर फंक्शन बना रहे हो, उस ओवरलोड ऑपरेटर ओवरलोड फंक्शन को अगर एज अ मेंबर बना रहे हो, तो बाइनरी के लिए हमने क्या रूल डिस्कस किए थे? फॉर बाइनरी यू नीड टू पास टू आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी वन आर्ग्यूमेंट। एक बाइनरी ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स पे काम करना हो, तो अगर उस बाइनरी ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हो फॉर अ मेंबर फंक्शन, उसको आप क्या कर रहे हो, एक आर्गुमेंट पास करोगे। तो उसके दोनों ऑपरेंड्स कौन होंगे? एक दिस क्लास जो उसको कॉल करेगा, दूसरा वो आर्गुमेंट जो आपने पास की है। जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, तो वो ऑब्जेक्ट विल बी ऑपरेंड वन, एंड द आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हैं दैट वुड बी द क्या कहते हैं ऑपरेंड टू, ठीक है। लेकिन ये रूल स्लाइटली चेंज होगा अगर आप ग्लोबल फंक्शन बना रहे हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग उसको ग्लोबल बना रहे हो। तो ग्लोबल के लिए क्या कहते हैं, अब ग्लोबल बना रहे हो तो वो फंक्शन किसी उसके साथ कॉल नहीं होगा ना, किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होगा ना। तो अगर ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होगा, तो उसको दोनों ऑपरेंड्स आर्गुमेंट्स में पास करने पड़ेंगे, ये फर्क है। अगर आप ऑपरेटर ओवरलोड वाले फंक्शन को क्या कहते हैं अगर एक क्लास के अंदर डिक्लेयर करोगे, तो अंदर डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि वो ओवरलोडेड फंक्शन हमेशा एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉल। तो अगर वो एक बाइनरी ऑपरेंड है, उसको दो, अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो उसको दो ऑपरेंड चाहिए काम करने के। एक ऑपरेंड वो ऑब्जेक्ट होगा जो उसको कॉल करेगा, एक ऑपरेंड आपने उसके आर्गुमेंट में पास कर दी। तो हमेशा हम बाइनरी ऑपरेटर्स को एक ही ऑपरेंड पास करते हैं इन केस ऑफ मेंबर फंक्शंस, ठीक है। अगर इसी आप बाइनरी ऑपरेटर के फंक्शन को ओवरलोडेड फंक्शन को आप क्लास से बाहर बनाना चाहो, ग्लोबल डिक्लेयर करना चाहो, तो अब ग्लोबल फंक्शन है तो वो कॉल इंडिपेंडेंटली होगा, वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होगा। तो एक बाइनरी ऑपरेटर, इसको दो आर्गुमेंट्स चाहिए, तो दोनों आर्गुमेंट्स आप उसको कैसे प्रोवाइड करोगे? दोनों आर्गुमेंट्स आप उसको क्या कहते हैं दोनों ऑपरेंड्स, सॉरी, आप उसको कैसे प्रोवाइड करोगे? आर्गुमेंट्स के थ्रू दो पास करोगे। तो अगर आप एक बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो और उस फंक्शन को ग्लोबल बना रहे हो, तो उस फंक्शन को आपको दो आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। इन केस ऑफ अ मेंबर फंक्शन आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएशन, तो ये फर्क है अगर आप ग्लोबल बना रहे हो या किसी क्लास में बना रहे हो। फॉर अ यूनरी ऑपरेटर, अगर आप यूनरी ऑपरेटर के लिए ओवरलोड कर रहे हो, आप किसी उसको एक ओवरलोडेड फंक्शन बना रहे हो फॉर अ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। पहले हमने रूल क्या डिस्कस किया था कि यूनरी को कोई आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा वो उसका ऑपरेंड होगा, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर्स को एक ऑपरेंड चाहिए होगा ना। वो एक ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? एक एक ऑब्जेक्ट वही होगा जो उसको कॉल करेगा, ठीक है। अगर इसी को आप ग्लोबल बना दो, बाहर बना दो फंक्शन, इस फंक्शन को आप क्लास के बाहर बना दो, तो उसका क्या कहते हैं उसका ऑपरेंड कौन सा होगा? तो उसका ऑपरेंड आपको आर्गुमेंट में पास करना पड़ेगा। एक ही ऑपरेंड चाहिए, एक ही आर्गुमेंट आप पास करो, ठीक है। ठीक है ना, आई वेरी मच होप कि इट्स क्लियर, ठीक है ना, कोई इतनी मुश्किल रूल नहीं है। सही है। तो आप उसको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ क्लास के अंदर उस फंक्शन को क्या बताओगे कि एक क्या है फ्रेंड फंक्शन,
क्लास के अंदर क्या बताओगे कि रिटर्न टाइप क्या है इसका, ऑपरेटर कीवर्ड, ऑपरेटर का सिंबल, प्लस है, माइनस है, प्लस प्लस है, क्या है। ठीक है। अब ये आपने क्या कर दिया है, क्या डिक्लेयर कर दिया है, फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया। अब इसको क्लास के बाहर बना दो। अब इसको क्या कहते हैं, अब इसको मेंबर होने की जरूरत नहीं है, टू बी एबल टू एक्सेस, ठीक है, दिस क्लासेस डेटा। ठीक है। अब इसने उसको आपने ग्लोबल बना दिया तो फिर भी ये एक्सेस कर पाएगा जिस भी पर्टिकुलर क्लास में आपने फ्रेंड इसको डिक्लेयर किया हो। ठीक है। जैसे क्लास है डिस्टेंस, इस क्लास के दो पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे फीट और इंच। ठीक है। अब डिस्टेंस के दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक पेरीमीटर लिस्ट एंड पैरामीटराइज्ड। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या डिक्लेयर कर दिया है, एक ओवरलोडेड फंक्शन प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है। इसका रिटर्न टाइप डिस्टेंस है, इसके आर्गुमेंट्स से दो डिस्टेंस पास। ठीक है। अब ये उस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन। अब ये फंक्शन आउटसाइड द क्लास इम्प्लीमेंटेड है, एक ग्लोबल फंक्शन है ये वाला फंक्शन, ये बेसिकली फंक्शन है ना, ये फंक्शन एक ग्लोबल फंक्शन है। सही है। लेकिन ये फंक्शन आल्सो इज अ फ्रेंड ऑफ डिस्टेंस क्लास। फ्रेंड ऑफ डिस्टेंस क्लास बनाने का फायदा ये होगा कि इस डिस्टेंस क्लास के वो एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वरना यहाँ पे अगर ये फीट और इंच प्राइवेट होते तो यहाँ पे वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता ना, जाहिर सी बात है, तो उसको सेटर कॉल करना पड़ता। सेटर आपको पता है कि यहाँ पे भी सेटर कॉल करेगा, यहाँ पे भी सेटर कॉल करेगा, यहाँ पे गेटर कॉल करेगा, यहाँ पे गेटर कॉल करेगा, यहाँ पे सेटर कॉल करेगा। तो एक ही फंक्शन के आपके अंदर देखो 6 दफा फंक्शन कॉल हो रहा है एक ही उसके अंदर। तो इट्स अगर ये ऑपरेटर 5-6 दफा यूज हो रहा हो तो हर दफा वो 6 दफा छह छह फंक्शन कॉल कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ओवरहेड कितना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर ये फीट और इंच इस केस में यहाँ तो पब्लिक रखे हुए हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको प्राइवेट रख दो। अगर ये प्राइवेट हैं तो इस ओवरलोड इन फंक्शन को, इसका एक्सेस जाहिर सी बात है डायरेक्टली नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप इसको फ्रेंड डिक्लेयर नहीं करते। तो यहाँ पे एक फ्रेंडशिप सॉर्ट ऑफ ये मसला आपका हल कर रहा है कि आपने इस फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया। आप इस ये एक ग्लोबल फंक्शन है, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली एक्सेस करने के लिए ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये एक फ्रेंड फंक्शन है डिस्टेंस। ठीक है। अभी तो ये पब्लिक कहीं वैसे भी कर सकता था, लेकिन अगर ये प्राइवेट होते तो। ठीक है। सही है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हमने लास्ट टाइम भी देखा हुआ है कि दिस स्टेटमेंट मीन्स कि ये क्या कर रहा है। अब इसके अगर बिहाइंड द सीन आप देख लेना, ये एक सिंटेक्चुअल शुगर है बेसिकली। ठीक है ना, असल में कंपाइलर इसको क्या समझ रहा है, अगर आपको थोड़ी भी प्रैक्टिस की है लास्ट वाले उसकी ना, तो दिस स्टेटमेंट प्रीवियसली मेंट के, इस स्टेटमेंट का प्रीवियसली मतलब क्या था कि D3 इज बेसिकली इक्वल टू, अगर ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन है ना, ये हमने यहाँ पे मेंबर बना दिया होता, अगर मेंबर बना दिया होता तो ये दो पास करने की जरूरत नहीं होती, एक पास करना काफी होता। ठीक है। तो उस केस में ये फंक्शन कॉल की एक्चुअल शक्ल क्या होती, दिस इज एक्चुअली सिंटेक्चुअल शुगर ना, ये असल कहानी नहीं है। ये तो आसानी के लिए आप इसको इस तरह यूज कर रहे हैं, कंपाइलर इसको कैसे समझता है, कंपाइलर। ठीक है ना, कंपाइलर के लिए ये है, आपको ये नजर आ रहा है, कंपाइलर को ये नजर आएगा। ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस, ये स्टेटमेंट जो ये है ना, दिस इज इक्वल टू बेसिकली दिस फॉर द कंपाइलर। ठीक है। लेकिन ये उस वक्त होता है ये स्टेटमेंट इस शक्ल का, अगर ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक ये जो फंक्शन है ये मेंबर होता, जिस तरह हमने लास्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग में डिस्कस किया हुआ है, हमने हमेशा मेंबर फंक्शन बनाए, लेकिन इस केस में ये एक मेंबर नहीं, ये ग्लोबल फंक्शन है। अगर ग्लोबल फंक्शन है तो उसको दो ऑपरेंड चाहिए ना, D1 एंड D2, दो चीजें चाहिए काम करने के लिए। तो दो ऑपरेंड्स चाहिए, तो दोनों ऑपरेंड्स आपने क्या कर दिए, आर्गुमेंट्स में पास कर दिए। यहाँ पे आप हमेशा एक आर्गुमेंट पास करते थे क्योंकि एक ऑब्जेक्ट, एक ऑपरेंड वही होता जो उसको कॉल कर रहा होता। ठीक है। नाउ फॉर दिस ना, इसके लिए इसकी शक्ल क्या है, ये है, वही ऑपरेटर और लोडिंग का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे दोनों वो उसको एज आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। अगर आपने ग्लोबल बनाया हुआ है तो कंपाइलर सी इज इट लाइक दिस, कंपाइलर के लिए ये
हमारी आसानी के लिए ये है, इट्स मच मोर इंट्यूटिव ये स्टेटमेंट, लेकिन कंपाइलर के लिए ये स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप इसको मेंबर बनाते हो बनाते हैं और यहाँ पे इसी से हमारा यूज है वो सेम सेम है, हम ये इसी तरह से लिखते हैं ना, D1 + D2। लेकिन उस केस में कंपाइलर वुड हैव सीन इट लाइक दिस। ठीक है। 18 और 11 आ रहे हैं क्योंकि 8 + 10 इज 18, 9 + 2 इज 11। तो बेसिकली यही कर रहा है वो। ठीक है, ये है असल जो हमने अभी वहां पे मैंने आपको बताया, ये हो रहा है असल में। ठीक है। ये क्योंकि अपनी ये ऑपरेटर प्लस का जो फंक्शन है ये ग्लोबल बनाया हुआ है। अगर मैंने डिस्टेंस क्लास का मेंबर बनाता तो अभी हमने उसका भी देख लिया कि किस तरीके से फंक्शन कॉल होता है अगर अगर मेंबर है। और क्यों एक आर्गुमेंट, अगर मेंबर है तो एक आर्गुमेंट, और मेंबर नहीं है तो दो आर्गुमेंट। ठीक है ना, ये भी डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे दो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं। ठीक है। फिर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करें तो इसको एक ऑपरेटर चाहिए। अगर आप उसको क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन बना रहे हो तो वो एक ऑपरेंड वही ऑब्जेक्ट है जो उसको कॉल कर रहा है। अगर मेंबर नहीं बाहर बना रहे हो, ठीक है, जिस तरह अभी डिस्टेंस के लिए हमने ऑपरेटर प्लस बनाया था, क्लास के बाहर बना रहे हो तो यूनरी को एक वो पास करना पड़ेगा, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर को एक ऑपरेंड चाहिए होगा काम करने के लिए, एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। तो आप वो ऑपरेंड किस तरह उसको प्रोवाइड करोगे, आप उसको आर्गुमेंट्स के थ्रू पास करोगे। अगर मेंबर फंक्शन है तो आर्गुमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है, एक ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा, जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा वो ऑब्जेक्ट उसका आर्गुमेंट ऑपरेंड होगा। ठीक है। सही है। तो जिस तरीके से एक यूनिरी ऑपरेटर आपने यहाँ पे इसको एज अ पहले फ्रेंड डिक्लेयर करोगे, इसमें कोई वो नहीं है कि आप रिटर्न टाइप पहले लिख लो या फ्रेंड बाद में लिख लो। ठीक है ना, ये इट्स अ चॉइस की यू कैन। ठीक है। मतलब दोनों का सेम है, फ्रेंड पहले लिख लो, रिटर्न टाइप बाद में लिख लो, रिटर्न टाइप पहले लिख लो, फ्रेंड बाद में लिख लो। ठीक है। दीज टू आर इंटरचेंजेबल बेसिकली। तो आपने पहले क्या कहते हैं, एक फंक्शन जो है यूनरी ऑपरेटर और लोड का एज अ फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया, उसका प्रोटोटाइप बता दिया, फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया इस फंक्शन का, क्लास का। देन आपने क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा। इसको क्योंकि एक उसको नेगेट करना है, यहाँ पे माइनस को आपने वो किया तो माइनस यूनरी ऑपरेटर का क्या मतलब काम है, नेगेशन। माइनस यूनरी ऑपरेटर का काम नेगेशन है ना। आप उसको 2 प्रोवाइड करोगे तो वो उसको -2 कर देगा, उसको 10 प्रोवाइड करोगे तो -10 कर देगा। ठीक है। तो उसको ये जो ऑपरेंड किस तरह पास होगा, आर्गुमेंट के थ्रू। और ये आर्गुमेंट के थ्रू उसके वो अपडेट कर रहा है। एक्स लेट्स से क्लास है जिसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो उस दोनों एट्रीब्यूट्स को वो नेगेट कर रहा है। आप इसको यूज किस तरीके से करोगे, इस तरीके से। इस यूज का बिहाइंड द सीन मतलब क्या है, दिस इज अ मोर इंट्यूटिव वे, ह्यूमन फ्रेंडली वे टू यूज इट। This is what this statement translates to or looks like to a compiler. Compiler उसको इस तरीके से देखता है कि भाई माइनस का फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, और उसको आर्गुमेंट क्या पास हुआ है, x1 पास हुआ। तो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए ये काम करना है जो यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है। अब एक आखिरी जो है इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि आप क्या कहते हैं, इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स को अगर ओवरलोड करना है, यहाँ पे जो द फ्रेंडशिप वुड बी अ नेसेसिटी नॉट अ चॉइस। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप इनपुट स्ट्रीम को वो करना है, जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो डिस्टेंस क्लास है, जो डिस्टेंस क्लास हमने ऊपर देखा हुआ है, तो मैं ये कर लूँ कि CN_D2। इस बात का क्या मतलब होना चाहिए, अब उसको नहीं पता ना। अब दिस इंसर्शन ऑपरेटर डज नॉट नो कि किस तरह काम करना है। ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, ए,
और सीएन को बता दूं कि ए, तो सीएन को पता है क्या करना है, उसको पता है ना कि इंटीजर इनपुट लेना यूजर से और ए में जाके रखना है, आसान काम है उसके लिए। लेकिन मैं उसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दूं, तो दिस ऑपरेटर, बेसिक दिस इज एन ऑपरेटर ना, यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम ऑपरेटर के दो ऑपरेंड होते हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ना कि बाइनरी ऑपरेटर, एक तरफ इसका क्या है सीएन, इसके हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, सीएन, और इसके राइट हैंड साइड में अब वो वेरिएबल का नाम रहेगा जिसमें इनपुट लेना है आपको। अब इस केस में वो वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है, तो दिस इंसर्शन ऑपरेटर डज नॉट नो कि मैं कैसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के लिए कैसे इनपुट ले लूं। अब D2 एक ऑब्जेक्ट है जिसके फॉर एग्जांपल दो मेंबर एट्रीब्यूट्स हैं, फीट और इंच नाम के। कंसेप्चुअली तो यही होना चाहिए कि ना कि ये दोनों के लिए इनपुट ले ले, लेकिन ये C++ में डिफाइंड थोड़ी ना है कि वो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करे, यूजर डिफाइंड टाइप के साथ कैसे काम करे। तो आप इसको ओवरलोड कर सकते हो। अभी तो फिलहाल आप इस तरह इसको यूज नहीं कर सकते अपने ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, लेकिन यू कैन ऑलवेज ओवरलोड। तो आप इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो, अपना डिजायर्ड बिहेवियर इसको डिफाइन करा सकते हो, भाई ये कर लो, मेरा मतलब ये है। अब आपको बाय डिफॉल्ट नहीं पता क्या करना है, अब क्या कहते हैं मेरा ओवरलोडेड डिफिनेशन यूज कर लो इस केस में। तो आप इसको ओवरलोड कैसे करोगे, अब वही तरीका है ओवरलोड करने का कि आप क्या लिखोगे, आ, अब यहाँ पे हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं, तो ये सी आउट वाला है, ठीक है। द अदर थिंग इज के सी आउट D1, D1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस क्लास, ठीक है। अब साइड सी बात है, दिस आउटपुट स्ट्रीम डज नॉट नो कि कैसे आउटपुट क्या करना है, ठीक है, लेकिन आप इसको ओवरलोड करके बता सकते हो कि दिस मीन्स के D1 डॉट फीट को सी आउट कर लो, D1 डॉट इंच को सी आउट कर लो। यहाँ पे दो जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, अगर मल्टी और भी होते तो सबको प्रिंट करके डिस्प्ले करके दिखा दो, ठीक है। तो ये एक बाइनरी वो है ना, ऑपरेटर है ना। तो बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसका फॉर एग्जांपल इसकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग उसकी सिग्नेचर किस तरह लगेगी, वो फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या हो, फंक्शन का, हर फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इसके इस तरफ क्या है, सी आउट है ना, सी आउट मतलब आउटपुट स्ट्रीम है, तो आप कह सकते हैं कि ओ स्ट्रीम, इसकी टाइप ओ स्ट्रीम, ठीक है बेसिकली। आप विद एड्रेस पास करोगे हमेशा, ठीक है, अभी हम सिंपल कर रहे हैं, विद एड्रेस पास करोगे, रिटर्न टाइप ओ स्ट्रीम है, इसका नाम क्या रखना है, नाम आप ऑपरेटर ओवरलोड वाले फंक्शन के क्या रखते थे, ऑपरेटर कीवर्ड, इसको ओवरलोड करना है, इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या पास करना है। आप डिफरेंट, इसकी ये बाइनरी ऑपरेटर है, अगर आप इसको क्या कहते हैं क्लास के अंदर बनाओगे तो उसके एक वो पास करना है, क्लास के बाहर बनाओगे तो दो पास करना है, लेकिन आप उसको क्लास के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट कि यहाँ पे एब्सोल्यूट नेसेसिटी हो जाता है कि आप क्या कहते हैं इस ओवरलोडेड फंक्शन को बाहर बना दो, ठीक है। बाहर बना रहे हो तो फिर आपको क्या कहते हैं वही फ्रेंडशिप फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, वरना फिर आपको सेटर्स गेटर्स के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, उसके फिर नुकसान फिर दो दफा डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये अच्छा बाहर क्यों करना है, इस केस में लाजमी क्यों है कि मैं इसको बाहर डिफाइन कर लूँ, क्लास के अंदर क्यों नहीं बना सकता। क्लास के अंदर इसीलिए नहीं बना सकता कि अगर मैं इसको कॉल करूंगा, अगर क्लास के अंदर मैंने डिफाइन किया, कहाँ डिफाइन करूँ क्लास के अंदर, मैं डिस्टेंस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ ना, तो डिस्टेंस क्लास के अंदर बनाऊंगा, डिस्टेंस क्लास के अंदर बनाऊंगा तो मैं इसको कॉल कैसे करूंगा, कॉल करने का यही होगा कि ना मैं डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगा, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप किसी भी ऑपरेटर ओवरलोड को कॉल करोगे, तो उसका मतलब है कि उसका लेफ्ट हैंड जो ऑपरेंड है वो वो ऑब्जेक्ट है जो उसको कॉल कर रहा है, और राइट हैंड ऑपरेटर वो ऑपरेंड वो है जो आर्गुमेंट में पास हुआ है। तो अगर इसको मैं क्लास के अंदर बना दूं, तो इसका तो लेफ्ट हैंड ऑपरेटर हमेशा सी आउट रहेगा ना, सी आउट डिस्टेंस टाइप का तो नहीं है ना, तो मैं इसको कैसे बना दूं, क्लास क्लास के अंदर तो बना ही नहीं जा सकता ना, ये हमेशा बाहर ही बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि अगर आप इसको क्लास के अंदर बना ही नहीं सकते, क्लास के अंदर बनाओगे तो आप इसको कॉल फिर किस तरह करोगे, अगर इस तरह यूज करना है ना हमें, इस तरह अगर यूज करना है तो इसका लेफ्ट में तो कभी भी डिस्टेंस टाइप का D1 D2 नहीं आएगा, D1 D2 हमेशा राइट में आए, जो राइट में आएगा तो आप आर्गुमेंट पे पास करोगे, जो लेफ्ट में आएगा वो ऑटोमेटिकली वो अज्यूम करेगा कि मेरा ऑपरेंड वन है, ठीक है। तो लेफ्ट में तो हमेशा सी आउट आएगा ना, डिस्टेंस तो नहीं आएगा,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके दोनों आपको उसमें पास करने पड़ेंगे। इसका जो लेफ्ट में ऑपरेंड है वो किस टाइप का है? वो ओ स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम टाइप का है। अगर सी एन होता तो ये आई स्ट्रीम टाइप का या इनपुट स्ट्रीम टाइप का होता। ये ओ स्ट्रीम टाइप का है, अब उसको जो भी नाम दे दो। एंड ये हम बिल्कुल बेसिक बना वो कर रहे हैं, आप हमेशा इस तरह के वो कॉन्स्ट और इसके साथ ही डिक्लेयर करोगे। ठीक है, बाय रेफरेंस ही करोगे, क्योंकि बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं इसका फायदा क्या होता है। कि बाय कॉपी करोगे तो इंटायर वो पूरा वो स्ट्रीम कॉपी कर लेगा हर बार, जो एक कंप्यूटेशनल ओवरहेड है। ठीक है ना, परफॉर्मेंस को वो सफर करेगा आपका वो सिस्टम का परफॉर्मेंस। ठीक है, देन इसका अदर इनपुट क्या है? अदर दूसरा ऑपरेंड क्या है? दूसरा ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड एक ओएस स्ट्रीम टाइप का है, दूसरा ऑपरेंड डिस्टेंस टाइप का है, तो दूसरा ऑपरेंड इसका डिस्टेंस टाइप का है। सही है। अब ये कर सकता है, इसको आप बता सकते हो को क्या करना। जैसे अब यहाँ पे बताया गया है ऑपरेटर। ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉपरली ये एन परसेंट के साथ और कॉन्स्ट वगैरह के साथ यूज हुआ है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, हम डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहला जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है वो सी आउट है। ये सी आउट का टाइप बेसिकली ये सी आउट का डेटा टाइप जो है ओ स्ट्रीम, इसीलिए ओ स्ट्रीम लिखा हुआ है। ठीक है, और ये दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी रियल वाला। ठीक है, इसी तरह इनपुट स्ट्रीम के लिए सी एन का जो डेटा टाइप है वो आई स्ट्रीम है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड ऑपरेटर है वो सी एन है, सी एन आई स्ट्रीम टाइप का है। और बाकी दूसरा ऑपरेंड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लास है जो आपने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो प्राइवेट हैं। आपने फ्रेंड डिक्लेयर कर लिया, और स्ट्रीम को भी आई स्ट्रीम को भी। अब फ्रेंड डिक्लेयर करने का फायदा क्या है कि अब इन दो फंक्शंस को इनका डायरेक्ट एक्सेस मौजूद है, रियल और इमेज का। वरना ये मजबूरी है कि अब इन दो फंक्शंस को आपको, इन दो ऑपरेटर और लोडिंग को आप इस क्लास के अंदर नहीं बना सकते, क्योंकि इस क्लास ये इसका जो लेफ्ट हैंड क्या कहते हैं ऑपरेंड है वो, इसका लेफ्ट हैंड ऑपरेंड हमेशा सी आउट रहेगा, इसका राइट हैंड ऑपरेंड लेफ्ट हैंड ऑपरेंड हमेशा सी इन रहेगा। तो अगर आप क्लास के अंदर बनाओगे तो क्लास के अंदर मीन्स कि ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, ऑब्जेक्ट जिसके भी साथ कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल होगा वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर अज्यूम करेगा उसको लेफ्ट ऑपरेंड। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि इसका लेफ्ट ऑपरेंड तो हो ही नहीं सकता ना कॉम्प्लेक्स टाइप का। उसका लेफ्ट ऑपरेंड हमेशा सी इन होगा या सी आउट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्या कहते हैं केसेस में आपको ये ओवरलोडेड फंक्शन हमेशा क्लास के बाहर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लास के बाहर बनाने पड़ेंगे, तो उन फंक्शंस को आप एक्सेस किस तरह प्रोवाइड करोगे? वही एक्सेस प्रोवाइड करने के फिर दोबारा वही तीन तरीके रिवाइज कर रहा हूँ कि एक्सेस प्रोवाइड करने का तरीका ये है कि अब इनको पब्लिक रख दो, सब एक्सेस कर लेंगे, तो ये भी एक्सेस कर लेंगे। पब्लिक रखने का नुकसान ये है कि फिर तो आप पूरी इनकैप्सुलेशन ही ब्रेक कर रहे हो फिर। ठीक है, सिर्फ इन दो फंक्शन को एक्सेस देना है, आपने सबको दे दिया, तो फिर क्या करें? तो फिर ये दो फंक्शन जो हैं जिस तरह सब एक्सेस करते हैं, ये दो भी उसी तरीके से कर लें, फंक्शन कॉल के थ्रू, सेटल गेटर्स के थ्रू। सेटल गेटर्स के थ्रू कॉल करेंगे तो हर बार कितनी दफा सेटल गेटर कॉल होंगे? ये 10 दफा यूज होंगे, तो हर दफा सेटल गेटर कितनी दफा अब इनके अंदर इंटरनली यूज हो रहा हो, तो ये पूरा जो है ना कंप्यूटेशनल एक ओवरहेड बन जाएगा, मसला बन जाएगा। तो ये भी एक मसला है। तो फिर तीसरा तरीका क्या है कि आप फ्रेंड बना दो इसको, इनको अब फ्रेंड बना दो कि भाई आप अब अब आपको इनको पब्लिक रखने की जरूरत नहीं है। और वो जो ओवरहेड वाला मसला है वो भी हल हो गया कि अब ये डायरेक्टली इनको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ ये दो एक्सेस कर सकते हैं, बाकी तमाम दुनिया के लिए ये दो क्या है, प्राइवेट। ठीक है, देन आप ये उनकी डिफिनेशन है आउटसाइड द क्लास। और स्ट्रीम इसका रिटर्न टाइप क्यों है कि क्योंकि ये आउटपुट सी आउट टाइप का है, ये सी एन टाइप का है। ठीक है, तो इनके अंदर आपने डिफाइन कर दिया कि क्या कर लो। अब ये मैं कर सकता हूँ सी एन और कम्प्लेक्स का वो ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा? पहले इसको नहीं पता था क्या करना है, क्योंकि हमने अब ओवरलोड कर लिया है। अब इसको पता है कि रियल के लिए एक वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है, रियल में रखना है। इमेजिनरी के लिए एक यूजर वैल्यू इनपुट करना है और उसमें रखना है, उस इमेजिनरी में रखना है। तो दोनों के लिए वो इस क्लास के दोनों एट्रीब्यूट्स के लिए वो इनपुट लेके वैल्यू अपडेट कर रहा है, और इनपुट का पूछ भी रहा है यूजर से साथ साथ। ठीक है, अब इनको पता है क्या करना है।
ठीक है, ओके देन विल कंक्लूड दिस। होपफुली आपको क्लियर हो गई हैं चीज़ें। अदरवाइज आप रीच कर सकते हो मुझे ईमेल के थ्रू किसी भी तरीके से। ठीक है, मैं कंटेंट्स अपलोड कर दूंगा उसके साथ, लेक्चर के साथ, और यू कैन ऑलवेज रीच आउट थ्रू माय मेल। आपके पास ईमेल है।